हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के SMS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते कल से सीखो। दोस्तों, बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो, आने वाले कल से आशा रखो, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज के इस नए साल के अवसर पर आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस का मोस्ट VVI सब्जेक्टिव, जिसको आपको एक बारी पढ़ लेने से याद भी हो जाएगा। और इसमें बिहार बोर्ड इसके ही अंदर से क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी 2024 में। ठीक है, तो आज नया साल, आज 2024 है ना, 2024 है ना, आज नया साल है। और आज नए साल सोशल साइंस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा से ध्यान लगा के आप लोग देखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपको पूर्ण तरीका से याद हो जाए। ठीक है, तो आप लोग चलिए पढ़ाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा। साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? जी जी, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। चलिए चलिए, साफ दिख रहा है। चलिए, आज नया साल पर एक पिता के ऊपर कुछ हम मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को पढ़ने के लिए क्या हो जाए, एकदम बेताबला हो जाए, बेताबला यानी कि उत्साह हो जाए। चलिए चलिए दोस्तों, सुनिए। मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहें धूप में। मुझे रख दिया छाँव में और खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों के पिता माता क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं? धूप में जलते हैं और आपको छाँव में रखते हैं। ठीक है, और अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, आज अच्छा से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि आने वाला दिन आपका अच्छा रहे। शुरू में ही बोले हैं हम, है ना, बीते हुए कल से सीखो। जो बीत गया है कल, जो खराब, जो बुरा तरीका से जो दिन बीता है, उससे आप सीखिए, ताकि उससे वैसा गलती इस न्यू ईयर में ना हो। ठीक है, हाँ, हम अपने जीवन को हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करने का प्रयास करें। ठीक, हाँ, अपने जीवन में प्रतिदिन, प्रति सेकेंड बदलाव लाइए, चेंज लाइए। ठीक है, चलिए चलिए, आज आते हैं सामाजिक विज्ञान, है ना, लघुतरीय प्रश्न आज देखेंगे हम लोग अपने ही स्टाइल में। चलिए, एक नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। पहला नंबर आपका सोशल साइंस का प्रश्न क्या है? भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। जो भारत में खेती की जाती है, कृषि की जाती है, ओकर 5 गो विशेषता लिखना है। 5 गो क्या सर? बहुत बता सकते हैं आप। ठीक है, जानते हैं आप, लेकिन अनजान बने हुए हैं। ठीक है, तो समझ जाइएगा, हम समझा रहे हैं अभी अच्छा से। ठीक है, तो भारतीय कृषि के 5 मुख्य विशेषता लिखना है। विशेषता क्या है? विशेषता। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं आंसर। पहले बोलेंगे क्या? भारतीय कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? भारतीय कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। ठीक, तो एक में बोलेंगे, भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहता है। देखिए, अपना देश में, भारत में ना, अधिकांश, अधिक लोग क्या कदे पर निर्भर रहता है? कृषि पर, खेती पर। खेती करेंगे तो खाएंगे, और नहीं तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर हो गया। चलिए, दूसरा नंबर है, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहता है। ठीक है, भारतीय किसान सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहता है। सर, सिंचाई क्या होता है? अरे, सिंचाई खेत में पानी पटाना, खेत में निकौनी करना, है ना, ये सब सिंचाई हुआ। तो जो सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता रहता है, कहाँ के किसान? भारत के किसान। तो एक एक विशेषता ना है। ठीक है, तो भारतीय किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब तो कुछ मोटर वगैरह हो गया है, तो क्या करता है किसान सब? मोटर से पानी पटा लेता है समय के अनुसार। तो पहले क्या कहता था? भगवान अगर वर्षा करवाएंगे तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आगे की पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को ना बल्कि पुराने तरीका का उपयोग करना। ठीक है, कृषि के वैज्ञानिक तरीका के उपयोग नहीं करके पुराने तरीका के उपयोग करता है आज के किसान। ठीक है, और चौथा नंबर में है आपका, कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। कृषि के लिए, उद्योग धंधे के लिए क्या होती है? कच्चा माल की प्राप्ति होती है। सर, कैसे? तो जो कपास होती है उससे सूती वस्त्र बनता है। तो कपास कथी से होता है? कृषि से ना, खेती से ना होता है। काली मिट्टी में होता है, जिसको रेगुर मृदा कहते हैं, है ना। महाराष्ट्र में सबसे अधिक
कपास होता है तो उस सबसे वस्त्र बनता है, तो वो क्या है, कृषि उद्योग से ही ना वस्त्र बना, तो इसीलिए क्या है, कच्चा माल की प्राप्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये प्राप्ति कहाँ से होता है, कृषि से होता है। गन्ना कहाँ से प्राप्ति होता है चीनी बनने के लिए, तो कृषि से ही प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए, विशेषता आप लोग जान गए कृषि की क्या विशेषता होती है। चलिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। समझिए पहले एकीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इटली और जर्मनी, ठीक है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है। तो इटली में और जर्मनी में जो भी अलग अलग भाग बट गए थे, अलग अलग भाग बट गए थे, उसको एक करना है ना। तो उसको एक कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया के इसमें भूमिका क्या है, एक करने में सफल हुए कि ना हुए, है ना। दोनों देश में जो भी भाग अलग अलग फटकल फटकल था वो क्या था, एक हुआ होने में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है। तो एकीकरण के अर्थ समझ गए ना, एक तर जुटाना होता है। क्या होता है, एक तर जुटाना होता है। तो चलिए समझते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधा था। देखिए बल्कि ये जुटा नहीं रहा था, बल्कि क्या कर रहा था, बिखराव पैदा कर रहा था। क्या कर रहा था, बिखराव पैदा कर रहा था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। क्या था, बहुत ही बड़ा बाधा। बाधा जानते हैं ना, जो कोई काम अच्छा हो रहा हो उसमें आके अपना क्या, अपना खामोखा बन जाना है ना, वही बाधा कहलाता है ना। अपना दिमाग लगाना बाधा कहलाता है। चलिए, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा बाधा था, ठीक है। क्योंकि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, राजा कहे तो नायक, है ना। कौन था, मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अभी ना शुरू में बताया है कि बांटने का काम, जोड़ने का काम करता है, उसे एकीकरण करते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का भूमिका कैसा था, जोड़ने वाला था कि क्या कहते हैं, भटकाने वाला था। तो यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया का भूमिका क्या था, भटकाने वाला था। तो समझिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया क्या था, बहुत बड़ा बाधा था। क्योंकि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, क्योंकि बहुत बड़ा राजा था। चलिए, चांसलर था, उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे में भागों में क्या कर दिया, बांट दिया था। कुछ क्षेत्रों को अपना अधीन कर लिया था। अधीन मतलब अधिकार करना, आधिपत्य करना, ठीक है। क्या करना, अधिपत्य करना, अपना अधिकार करना, ठीक है। कुछ क्षेत्रों को अपना अधीन कर चुका था। उसने पुराना व्यवस्था लागू कर दिया, है ना। मेटरनिक था ना, जो पुराना व्यवस्था लागू कर दिया। और मेटरनिक के डर से ना राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे, ठीक है। मेटरनिक क्योंकि थोड़ा सा कठोर दिल के व्यक्ति था, किसी पर भी माया दया नहीं करता था, सीधा पुराना व्यवस्था के लागू करके तहस नहस कर दिया था। इसीलिए क्या था, मेटरनिक के डर से पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होते थे, दब जाते थे। तो चलिए समझ में आ गया ना, एक बार और शुरू से बोलते हैं, ठीक। चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधा था। क्या था, सबसे बड़ा बाधा था। क्योंकि मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, घोर चांसलर था, उसने इटली और जर्मनी के छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, बांट दिया था। कुछ क्षेत्रों को अपना अधिकार कर लिया था, अधीन कर लिया था। और उसने पुराना व्यवस्था को लागू कर दिया था। मेटरनिक के डर से पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन, सभी लोग डरे डर के रह जाते थे, दब जाते थे। चलिए अब आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में हम लोग। कितना नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न में आएंगे हम लोग, तीसरा नंबर में। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, फ्रेश फ्रेश दिख रहा है ना, जी 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 दिख रहा है। चलिए चलिए आ जाते हैं। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ क्यों कहा जाता है। जान रहे हैं ना कि हम लोग में रीढ़ कौन होता है, पीछे वाला जो लंबा हड्डी होता है वही। अगर इंसान में वो नहीं रहे तो वो इंसान जिंदा होकर भी मरा हुआ है। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि भारत में, है ना, भारत में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था के रीढ़ क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत में क्या है, कृषि पर ही लोग निर्भर रहते हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन में हम पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो कथी पर आधारित है, कृषि पर है। क्योंकि यहाँ के सभी लोग कृषि से ही जीवन अपना बिताते हैं, तो इसीलिए बोलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या, देश के सब लोग, देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग, कितना प्रतिशत लोग, 100 में 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। सर प्रतिशत क्या होता है, तो बाबू 100 में जो, जैसे कि 70% कहा है, तो 100 में क्या, 100 में 70 और 30 उधर छाड़ दिया, यानी कि 100 में 70 लोग, ठीक है। 100 में 70 मतलब पूरा देश के 70% होगा, ठीक है। तो कुल देश के कितना जनसंख्या, 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अपना भारत में
जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है। और देश की कुल जनसंख्या 70% लोग से जुड़े हुए हैं, यानी कि देश की कुल जनसंख्या 70% लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं। इनका जीवन यापन कृषि से ही होता है ना। जो 70% लोग हैं कृषि से जुड़े हुए हैं, उसका जीवन यापन कथी से होता है? कृषि से ही होता है। चलिए पैराग्राफ करके देखते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर कमाई होता है तो कथी से? खेती से होता है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से ही होती है। इसीलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। इसीलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है, क्योंकि सभी जो भारत में होती है कृषि से ही होती है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है भूकंप और सुनामी को परिभाषित करें। भूकंप और सुनामी को परिभाषित करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भूकंप और सुनामी है क्या। आखिर भूकंप आ रहा है, सुनामी पता है आपको? भूकंप को किससे मापते हैं? भूकंप की जो तीव्रता होती है वो कथी से हम लोग माप करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। क्या चीज से? सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, भूकंप को तेज को, गति को, तीव्रता को कथी से मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। आपको आपदा प्रबंध में, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है इस बात को। ठीक, तो हम लोग पहले भूकंप और सुनामी में अंतर देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे, क्या अंतर था। ठीक है, तो भूकंप के पहले देखेंगे भूकंप क्या है। चलिए, ठोस धारा तल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या? ठोस धारा तल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। ये नहीं समझ में आए तो अथवा में हम तो लिख दिए हुए। क्या? पृथ्वी के अंदर हो रहे हलचल से, पृथ्वी के अंदर हो रहे हलचल से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर हो रहे हलचल से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, और भूकंप से आपको पता होगा कि अनेक जान माल की हानि होती है। चलिए अब सुनामी देख लेते हैं। सागरीय तल में उत्पन्न कंपन को सुनामी कहा जाता है। सागरीय तल में उत्पन्न कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी से भी बहुत सारी हानि होती है। सुनामी ऊर्जा तरंग की गहनता की माप रिएक्टर स्केल से किया जाता है ना। जो सुनामी होती है उसको गहराई को कथी से मापते हैं? रिएक्टर स्केल से। याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका। ठीक है, पांचवा नंबर देख लेते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को जी। चलिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन आखिर है क्या? चलिए, नवीकरणीय का अर्थ होता है पुनः दोबारा उपयोग करना। इसीलिए एक दूसरा नाम क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। चलिए समझते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकते हैं, यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। सर इसका दूसरा नाम बताइए। सर इसका दूसरा नाम क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। क्यों? क्योंकि एक बार जो सामान का यूज करते हैं, जैसे कि पानी का एक बार यूज करते हैं तो फिर दोबारा हमको, सर कैसे एक बार यूज करते हैं? सर पी लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ से पानी आता है? वही पानी। चलिए, जैसे कि कपड़ा धोए और उसमें का पानी क्या हुआ? खेत के लिए सींचा, तो क्या हुआ? एक पानी से हम लोग दोबारा उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। जैसे कि धूप हो गया है ना, आज अगर धूप निकला है फिर आज खत्म हो जाएगा तो फिर कल निकलेगा ना, तो इसी को क्या कहते हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जान रहे हैं ना, कि ऊपर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है सोलर पैनल पर, वहां से ऊर्जा हमको लोगों को मिलता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी कि हवा से जो ऊर्जा बनाई जाती है, शक्ति बनाई जाती है वो। ठीक है, चलिए अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? सर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, समझाइए आप अच्छा से। चलिए समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे गेहूं से चावल बदलना। क्या? गेहूं से चावल बदलना। ठीक है, तो आज के भी डेट में देखा जाता है कि मतलब वस्तु से वस्तु बदला जाता है। देखिए देखिए, हम बच्चे थे ना, बच्चे कथी अभी भी है ना, अभी भी बच्चा सबको देखते हैं, जब संपापड़ी वाला आता है ना तो क्या करता है वो ना, केस ले लेता है और बच्चे को संपापड़ी दे देता है। तो क्या बस एक केस वस्तु हुआ है ना, और क्या हुआ उसके बदले में दूसरा वस्तु यानी कि संपापड़ी दे रहा है। तो बताइए, अपने बचपना से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में यूज किए कि नहीं, यानी कि सीखे कि नहीं सीखे? तो अभी भी क्या है, वस्तु के लेन देन होता है। सर पियजबो होता है ना, पियजबो लोहा से दे के और पियजबा ले लेते हैं। तो देखिए, वस्तु से लेन देन अभी भी है, कुछ मात्रा में अभी भी है। तो आप लोग समझिए। तो समझिए, पहले जो होता था वो पहले समझिए। पहले क्या होता था कि जब
अगर किसी को चावल लेना है और उसके पास गेहूं है तो वो ना माथा पर धऽ के लेके बउआएगा, कहेगा कि किसको चावल लेना है, उसके बदले में हमको गेहूं लेना है। ठीक है, ऐसे बोलना पड़ता था पहले। आलू दाल ये सब जो भी कुछ होता था वो सब बोलना पड़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, सब खत्म हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु का विनिमय करना है ना, लेन देन करना, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एक बारी और गौर से देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु है ना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि गेहूं से चावल बदलना, आलू से दाल बदलना, है ना, यही हो जाएगा आपको। बहुत ठंडा है, आप लोग बच के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब मात्र आपके, आज तो 1 तारीख है, आपके मात्र कितना 29 दिन बच गया है, 29-30 दिन आपके पास बच गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, वो जो फरवरी वाली मंथ होती है उसको हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि इधरे उधरे में सब एडमिट कार्ड है ना, प्रैक्टिकल ये सब करते करते एडमिट कार्ड लाना है, सर ये करना है, तो क्या हो जाता है उसमें बच्चा अच्छा से पढ़ नहीं पाता है। तो पहले पढ़े रहिएगा तो खाली रिवीजन करना बचेगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हम लोग आ जाते हैं। आप लोग देखिए गौर से 7वां प्रश्न। चलिए अब हम लोग 7वां प्रश्न देखेंगे। कौन प्रश्न? 7वां प्रश्न देख लेते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। पर्वतीय ढलानों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि की जाती है। तो इस खेत में एक आकृति सी जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय ढलानों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर खेती की जाती है। तो इस खेत की आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस प्रकार के कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। और समोच्च कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। समझ गए आप लोग? जी हाँ, हम समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं हम। 8 नंबर है, भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का क्या करें, उल्लेख करें। ठीक है, तो भूकंप आखिर है क्या, उसके बारे में बताना है और इसके बचाव के उपाय बताना है, कैसे बचेंगे भूकंप से। तो चलिए हम लोग तो देख लेते हैं आंसर। उत्तर, जब किसी बाहरी या आंतरिक वातावरण से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न हो तो उसे भूकंप कहते हैं। अपना पुराना वाला स्टाइल में जो ऊपर दिए हैं आप लोगों को, भूकंप और सुनामी में अंतर बताया है, उस वाला स्टाइल में अभी बता देते हैं ना। भूकंप यानी कि पृथ्वी के अंदर हो रहे हलचल से उत्पन्न कंपन को ही भूकंप कहते हैं। अब भूकंप के बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। एक में भूकंप रोधी मकान बनाएंगे और इससे सुरक्षा के लिए लोगों को क्या देंगे, प्रशिक्षण देंगे, ज्ञान देंगे कि रे भाई बिजली के तार तर नहीं जाना, बड़ी बड़ी मकान के पास न जाना, ना तो गिरेगा ना तो उसी में दब जाइएगा। तो इसीलिए क्या होगा, भूकंप आने के समय में क्या होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बड़े बड़े पेड़ के पास, बिजली के तार के पास नहीं जाना चाहिए, बड़े बड़े मकान के पास नहीं जाना चाहिए। आपको पता है बिजली के जो तार होती है वो गिरता है तो क्या हो जाएगा, पता है ना, खत्म हो बाजार हो जाता है पूरा। तो आप लोग समझ सकते हैं। और पता होगा भूकंप की तीव्रता तेज को गति को कथी से मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। क्या चीज से मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। और सबसे हार्ड जो भूकंप क्षेत्र होता है, सबसे खतरनाक क्षेत्र पी तरंग होता है। कौन होता है, पी तरंग। चलिए हम लोग देखते हैं अब 9 प्रश्न। ठीक, चलिए 9 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न में क्या है देखेंगे हम लोग। 9 प्रश्न। चलिए 9वां प्रश्न है, खरीफ फसल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए, है ना। खरीफ फसल क्या है, इसका उदाहरण भी लिखिए। खरीफ फसल जून से जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे मक्का, ज्वार, मूंग, सोयाबीन, है ना। खरीफ फसल क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार होगा, मूंग होगा, सोयाबीन होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, तो मक्का, ज्वार, मूंग रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, यानी खरीफ फसल है, जून में बोया जाएगा, जुलाई में बोया जाएगा और नवंबर और अक्टूबर में काट ली जाएगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से रबी फसल आपसे पूछेगा तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, अप्रैल मई में काट लिया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। रबी फसल में क्या आ जाएगा, सरसों, गेहूँ ये सब आ जाएगा, चना ये सब आ जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का। प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति की आय मतलब जानते हैं, इनकम होता है, इनकम। ठीक है, आय मतलब इनकम, जो मतलब पैसा वैसा कमाते हैं वो। तो प्रति मतलब हर एक व्यक्ति के आय क्या है ना। तो प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है ना। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय
बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। आपको पता होगा कि ये परिभाषा पर क्या है, 1 नंबर मिलता है, और ये फॉर्मूला लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। दोनों के जोड़कर कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है। तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को, है ना, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का आय निकालने के लिए देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा, जो दायां तरफ भागफल प्राप्त होता है ना, हम लोग भाग बनाते हैं ना, तो ये भरे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। चलिए, इस आपको अगर इस वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियो को। आज नया साल के शुभ अवसर पर, है ना, न्यू ईयर के शुभ अवसर पर आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान लगाकर पढ़िए और रात दिन एक कीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, है ना। ये ऑप्शन है आपके पास, अगर सपना अधूरा रहेगा तो रिजल्ट पूरा होगा, और अगर सपना पूरा क्या कहते हैं, नींद अधूरा होगा तो सपना पूरा होगा, अगर सपना अधूरा रहेगा तो आपका नींद पूरा होगा। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा आप लोग।